टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर, साइकोलॉजी ऑप्शनल, आपके स्टैटिक पोर्शन सारे चैनल द्वारा कवर किए गए हैं। आप चैनल से जुड़े सकते हैं, जुड़ने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो इसमें। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में गाइस आज सबसे पहला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट, जिसको हम कहते हैं कौन से नंबर की, 113th की बात यहाँ पर ये कर रहा है, यानी कि 113 की बात कर रहा है। एक ये बिल आपका पास हुआ है, 113th आपका अमेंडमेंट बिल है ये, ठीक है। इस अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बात करेंगे कि किससे रिलेटेड है, इससे क्या हमें समझ में आ रहा है, इस बिल में ऐसा क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों पॉलिटी एंड गवर्नेंस की ये न्यूज़ बना, हम समझते हैं ये सारी बातों को आज। देखो न्यूज़ में गाइज इसलिए रहा क्योंकि ये लोकसभा में पास हुआ। आप जानते हैं अभी मॉनसून सेशन चल रहा था, मॉनसून सेशन में ही इस बिल को पारित किया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था, आप जानते ही हो ये सारी बातों को, है ना। तो ये आपका ये वाला बिल आया, 113th बिल आया, ठीक है। इसको हम 113th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये बिल तो बेसिकली गाइस आया, ठीक है ना। अब आने के साथ साथ हम यहाँ नोटिस करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। सबसे पहली बात थी कि देखो बिल का सारा प्रावधान क्या है, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग गाइस मिनिस्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, मिनिस्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से ये रिलेटेड बिल है आपका। इसका एम है, ध्यान रखना, इस बिल का एम है ऑटोमेटिकली उन मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दो उनके ऑफिस से अगर वो डिटेन रहें फॉर 30 डेज़ या किसी और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में अगर वो फंसे हुए हैं, तो उनको क्या किया जाए, उनको तुरंत ही डिस्क्वालीफाई किया जाए एज अ मिनिस्टर। समझ में आया, ये बिल आया, बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, इससे बड़े ध्यान से समझना इस बिल के बारे में। अब इस बिल में क्या बोला जा रहा है, इस बिल में बोला जा रहा है बिल सीक्स टू प्रोवाइड रिमूवल ऑफ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या एमपीज़ हो, इन सभी के लिए बोला गया है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, एमएलएज हो, यूटी के हों, कोई भी अगर कस्टडी में 30 दिन या उससे ज़्यादा गया है, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में अगर गया है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करना है मिनिस्टर से। क्योंकि इसका कारण ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर भारत में क्रिमिनलाइजेशन का ट्रेंड बढ़ा है, घटा नहीं है। 2009 से डेटा अगर आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ एमपीज विद क्रिमिनल केसेस, वो बढ़ा है डेटा। इस बढ़ते हुए डेटा के लिए लगा कि भाई ये काम करना अब ज़रूरी हो गया है। तो बिल ने प्रपोज किया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, आर्टिकल 75, 164, 239 ए के अंदर भी होगा। ऐसा ही सेम प्रोविज़न इन्होंने एक्सटेंड करा है टू पुडुचेरी ऑल्सो थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ यूटीज़ अमेंडमेंट बिल, ताकि प्रेसिडेंट को एम्पावर करें टू एक्ट सिमिलरली। उसके बाद एक बिल आया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 का, उस पर भी ये सेम प्रोविज़न लगाए गए हैं टू जम्मू एंड कश्मीर, और एलजी को अलाउ किया गया है टू रिमूव सीएम या मिनिस्टर्स को बेसिकली हटाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है कि जितने भी ये 3 बिल्स आए हैं ना, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गए और इनका डिटेल्ड इनके ऊपर डिस्कशन भी चला। अब ये कह रहा है कि की प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के हैं क्या, तो कह रहे हैं की प्रोविजंस की तरफ जाओगे तो सबसे बड़ा बात है ग्राउंड फॉर रिमूवल को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है। कह रहे कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो, सीएम हो, स्टेट मिनिस्टर्स हो, विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस अगर वो अरेस्ट हुए हैं, डिटेन हुए हैं या कस्टडी में हैं 30 कंसेक्यूटिव डेज़ के लिए फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल, 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर वो जेल गए हैं, तो ऐसे में क्या केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा उनके रिमूवल का, ठीक है। और ये अप्लाइज इवन किस पर होगा, प्राइम मिनिस्टर पर भी ये अप्लाई होगा ही होगा। अब ये कह रहा है प्रोसीजर क्या है, मान लो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सीएम किसी के ऊपर भी आरोप लगता है या कोई भी डिटेन कर लिया जाता है किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, तो उसको हटाएंगे कैसे, तो फॉर यूनियन मिनिस्टर एक्सक्लूडिंग पीएम को हटा दो। यूनियन मिनिस्टर्स के लिए लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव द मिनिस्टर्स, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। 31st डे ऑफ डिटेंशन पे ही उसको प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो होगा प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। इफ़ नो एडवाइस इज़ गिवन, मिनिस्टर अपने आप ही ऑफिस 31st डे पर नहीं आएगा,
ठीक है। स्टेट मिनिस्टर्स के लिए भी सिमिलर प्रोविजंस है, बस प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर एक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, और अगर सीएम एडवाइस नहीं करते हैं तो भी जो मिनिस्टर है वो अपना ऑफिस छोड़ देगा, वो लूज़ कर जाएगा। दिल्ली का कोई मिनिस्टर एक्सक्लूडिंग सीएम तो प्रेसिडेंट रिमूव करेगा ऐसे मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ दिल्ली सीएम। अगर कोई एडवाइस नहीं दिया जाता तब भी मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, किसी यूटी का, किसी स्टेट का, दिल्ली का, तो प्राइम मिनिस्टर और सीएम मस्ट टेंडर अपना रेजिग्नेशन लेटर वो खुद ही दे देंगे। किसको दे देंगे? 31st कॉन्जिक्यूटिव डे ऑफ कस्टडी पे दे देंगे। और अगर वो ऐसा रिज़ाइन नहीं करते हैं तो भी वो ऑफिस तो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, बिकॉज दे विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस। फिर आगे कह रहा है नो बार ऑन रीअपॉइंटमेंट, साफ तौर पर कहा है, ध्यान रखना, ऐसे प्राइम मिनिस्टर का, ऐसे मिनिस्टर्स का, ऐसे एमएलएस का, ऐसे सीएम्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। मान लो वो कस्टडी से बाहर आके सोचें कि अब हमको रीअपॉइंटमेंट मिल जाए, तो रीअपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है इन फेवर ऑफ बिल्स, इस बिल के कौन फेवर में है, क्या कह रहे हैं, तो हम दोनों बातों के पक्ष को समझते हैं। कह रहे देखो, जहाँ तक बात रही आर्ग्यूमेंट इन फेवर, तो सबसे बड़ी बात कि लोग इसके फेवर में बिल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड एथिकल गवर्नेंस की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट है, मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2014 में ही उन्होंने इंडिकेट किया था कि मोरालिटी इंट्रिंसिक है टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ताकि आप ऐसे व्यक्ति को जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस में फंसा हुआ है, आप मोरालिटी भी आपकी नहीं कहनी चाहिए कि ऐसे बंदे को आप मिनिस्ट्री में रहने दो, है ना, मंत्रालय के अंदर रहने दो, क्योंकि कैसे आप फिर ऐसे व्यक्ति को रख सकते हो। फिर प्रोटेक्टिंग पब्लिक ट्रस्ट, देखो लोगों ने सरकार चुनी है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, हम अगर पब्लिक ट्रस्ट ही नहीं बचा पाएंगे, करप्शन ही नहीं बचा पाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस का। फिर कह रहे हैं कि इस बिल को बनाने का मकसद ये भी है कि गुड गवर्नेंस हो। हम हर तरह के ऐसी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स, अकाउंटेबिलिटी रखना चाहते हैं, ताकि लोगों द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो सही ढंग से फंक्शन कर पाए। लीगल गैप्स को भी दूर करने के लिए भी इसको बनाया गया था, ताकि बिल जो भी अरेस्ट है, डिटेंशन है, या कोई भी क्रिशुअल लीगल गैप है, उसको भी दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर फेयरनेस एंड अदर एम्प्लॉयज़ की जहाँ बात आती है, तो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बहुत सारे सस्पेंशन झेल रहे होते हैं 48 आवर्स के बाद कस्टडी में, तो उनके स्टैंडर्ड्स पर भी अप्लाई करने के लिए और सभी के लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जब वो सस्पेंड हो रहा है, तो मिनिस्टर्स को क्यों ना अप्लाई हो वो चीज़, बात समझ रहे हो आप। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्रिमिनलाइजेशन को हटाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि कोई भी फ्रिवलस अरेस्ट ना हो, कोई जुडिशल स्क्रूटनी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। अब हमारे सामने यहाँ पर गाइस एक शब्द आया है जिसको हम कहते हैं फ्रिवलस अरेस्ट, है ना। फ्रिवलस अरेस्ट क्या होता है समझो। फ्रिवलस अरेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा अरेस्ट जो बिना प्रॉपर लीगल ग्राउंड के किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम फ्रिवलस अरेस्ट कहते हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बिल के आए हैं वो भी ध्यान से समझना आप, क्योंकि आपको तो एक बैलेंस आंसर लिखना है, बीइंग एन एस्पिरेंट, है ना। तो आर्ग्यूमेंट इस बिल के अगेंस्ट ये आए हैं कि ये पॉलिटिकल वेपन बन सकता है, ये हमारे फेडरलिज्म को हिला सकता है, सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है, सीबीआई है, इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, लीगल शॉर्टकट अपना सकते हैं इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट से किसी भी बंदे को निकालने या गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। फिर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड स्टेक की बात है कि बिल इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप समझ रहे हो, इस बिल में ये कहाँ लिखा हुआ है कि अरेस्ट गिल्टी पकड़े जाने के बाद हो सकता है किसी भी एमपी एमएलए पे फॉल्स चार्जेस लगे हो और वो बेचारा अच्छा हो बहुत, लेकिन उसको आपने पहले ही हटा दिया, नेचुरल जस्टिस से ही आपने उसको दूर रख दिया, है ना, डिटेंशन के बेसिस पे तो रिमूव कर दिया आपने, तो बताओ कितना ठीक है। जबकि कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में साफ बोला था डिसक्वालिफिकेशन कन्विक्शन के बाद ही होगा, अरेस्ट या डिटेंशन के बेसिस पे नहीं होगा। बात समझ आ रही? जब तक प्रूव ही नहीं हुआ कि ये किया ही इस व्यक्ति ने है, क्या है, तो आप कैसे कर सकते हो। फिर इनकंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट, यानी देर इज़ एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स।
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, वो डिस्क्वालीफाई किससे बेसिस पे होते हैं? ओनली अपॉन कन्विक्शन अंडर आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट के तहत ही। तो दिस बिल कुड बी फोर्स टू रिजाइन वन और मोर, मेयर डिटेंशन पे आपने एक तरह से फोर्स ही कर दिया उसको हटाने के लिए। तो एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया ना, कन्विक्टेड लेजिस्लेटर माइट कंटिन्यू एज मिनिस्टर भी रह सकता है, अरेस्टेड मिनिस्टर नहीं रह, आपने एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया। तो इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट वाली बात भी आ गई। फिर रिवॉल्विंग डोर प्रॉब्लम, यानी प्रोविजन बेसिकली रीअपॉइंटमेंट कब कर रहा है? जब रिलीज कर रहे हो आप फ्रॉम कस्टडी। फिर रेजिग्नेशन की साइकिल बनेगी, फिर कहीं कुछ और लेकर आओ, फिर इससे ना एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दोगे आप बात समझ रहे हो? रेजिग्नेशन, रीइंस्टेटमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी। और एग्जीक्यूटिव यहाँ पर डिस्क्रिशन या पॉलिटिसाइजेशन की बात करें तो इससे आप सोचो, इस ड्वेल मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल से, पीएम और सीएम के एडवाइस से आप पॉलिटिसाइज कर दोगे प्रोसेस को। आप प्राइम मिनिस्टर को अलाउ कर रहे हो कि वो अपने एलीज को प्रोटेक्ट कर लें, और चीफ मिनिस्टर जिससे हॉस्टाइल है उसको टारगेट करें, अपने राइवल्स को। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर स्टैंडर्ड तो कोई है ही नहीं, कोई प्रोविजन है आपका कंपनसेशन का? मान लो अगर अरेस्ट इज़ फाउंड टू बी मैलिशियस निकला, तो अब क्या होगा? आप मान लो किसी ने मिसयूज़ किया यूएपीए का या लॉन्ड्री एक्ट का, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, 5000 ऐसे केसेस थे पास्ट 5 ईयर्स में जिनका 10% कन्विक्शन भी नहीं था। सोचो आप फिर क्या करोगे ऐसे में? आपने कुछ उसका प्रोविजन लिखा ही नहीं। तो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेम क्या है, जजमेंट क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर क्राइम, तो यहाँ पर वो दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन होगा पीपल एक्ट 1951 में, लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई होंगे फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। साफ साफ बोला हुआ है कि अगर किसी को भी 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा है तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जाए लेजिस्लेचर से। लिली थॉमस के केस में भी हमने बोल दिया था कि डिस्क्वालिफिकेशन तब हो जब कन्विक्शन साबित हो जाए। ऐसे ही मनोज नरूला का केस है, ऐसे ही पीआईएल वाला केस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2016 में साफ साफ रिकमेंडेशन दी थी ये कि जिसके भी अगेंस्ट चार्जेस चल रहे हैं, फ्रेम्ड हैं, वो पनिशेबल है विद एटलीस्ट 5 years फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ठीक है ना? तो वे फॉरवर्ड में यहाँ कह रहा है कि देखो इंटरिम सस्पेंशन होना चाहिए। बात समझ रहे हो? आप एकदम से परमानेंट सस्पेंड ना कर दो उस व्यक्ति को, सस्पेंड करो बट इंटरिम वाला करो। Rather than outright removal, law could provide for interim suspension of ministerial functions. उसके बाद स्ट्रेंथन करना है पॉलिटिकल पार्टी के रोल को, स्ट्रेंथन करो आप, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाओ, कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखो। फिर लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को मानो, उसको फ्रेम चार्जेस वगैरह को फ्रेम करो, फिल्टर करो चीज़ों को। मेकिंग बेल एज अ रूल, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? इट इज़ सजेस्टेड टू मेक बिल अ रूल एक्सेप्ट इन हीनस वायलेंट क्राइम्स, ताकि नए प्रोविजंस जो भी हैं उसको भी आप एक्सेप्ट कर सको। फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस होने चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ डिस्क्वालीफाइंग मिनिस्टर्स बेयरली बेस्ड ऑन अरेस्ट, फोकस हमारा फास्ट ट्रैकिंग सीरियस क्रिमिनल केसेस पे हो। हम एक इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करें, जैसे ट्राइब्यूनल है, जुडिशल पैनल है, ताकि ये देखें कि कौन सी कंडीशन मिल रही है, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं हम ओवर रीच को, कोई इम्पार्शियल एप्लीकेशन तो नहीं आ गई है। फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस बहुत ज़रूरी है, खासकर मिनिस्टर्स के केस में, ताकि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ना हो और एक सही ढंग से जाए। समझ में आ रहा है? तो देखो इस तरह से हमें चलना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। पार्लियामेंट ने ये पास कर दिया द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इफेक्टिवली बैन किया है इन्होंने ऑनलाइन मनी गेम्स को। वाइल प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग अदर काइंड्स ऑफ ऑनलाइन गेम्स, इन्होंने साफ तरीके से बोला है कि ऑनलाइन में जो ये मनी गेम चल रही हैं इनको बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कह रहा क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी हैं? तो हाँ जी, प्रोविजंस भी हैं। स्पेशल प्रोविज़न है हमारे फाइनेंशियल बिल्स को लेकर। 117वां जो है वो कवर करता है वो सारे मैटर्स को, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को। आर्टिकल रिलेटेड टू आर्टिकल 110 कोई मनी बिल से रिलेटेड है। आर्टिकल 117 का 3rd क्लॉज है जिसमें वो एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इस एक्ट का एम है टू इस्टेब्लिश अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, ताकि रेगुलेट कर सकें, प्रमोट कर सकें ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सभी सिटीजन्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल इन्वायरमेंट बना पाएँ। तो ये इंट्रोड्यूस कहाँ पर हुआ? एज अ फिनेंस बिल अंडर आर्टिकल 117 का 1st पार्ट एंड 3rd पार्ट क्लॉज है, ताकि और ये सारी रिकमेंडेशन बिना प्रेसिडेंट के नहीं होगी। प्रेसिडेंट को आपको लेना ही पड़ता है ना।
अब ये कह रहा था ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका सबसे बड़ा कारण था ऑनलाइन गेमिंग को रोकने का एडिक्शन एंड फिनेंशियल रुइन। ऑनलाइन गेम्स क्या करती हैं, कंपल्सिव करती हैं प्ले करने को, और क्विक प्रॉफिट्स का एडिक्शन डालती हैं। तो लोग ना इससे हार्ड वर्क तो करेंगे नहीं, और वो ना बेचारे कभी कभी देखो क्या होता है, कई परिवार बिक जाते हैं इसके चक्कर में, कर्जे में, डिस्ट्रेस में। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑनलाइन मनी गेमिंग बहुत ज़्यादा 45 करोड़ लोगों को अफेक्ट करती है, हु फेस द लॉस ऑफ मोर देन 20,000 करोड़। मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो WHO ने बोला गेमिंग डिसऑर्डर हो जाता है, हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाती है। गेमिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका लॉस अपने आप से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, आपको डेली एक्टिविटी करने का कोई मन नहीं करता। इसके अगर ये परसिस्टेंस रही तो आप पर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। ऐसा भी कहा गया है इसके चलते लोग अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह भी लेना शुरू कर देते हैं। सोचो आप मेंटल हेल्थ से कितना खेल रहे हैं। फिर क्लोजिंग लीगल लूप होल्स, गैम्बलिंग, बैटिंग। आपने ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता के तहत यानी BNS में साफ तौर पे बोला गया है गैम्बलिंग एंड बैटिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ, बट ऑनलाइन डोमेन रिमेन लार्जली अनरेगुलेटेड थी। बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म जो ऑफशोर और जुरिस्डिक्शंस के बाहर खेल रहे हैं, तो उन पर कहाँ आपने भी कुछ करा था, तो उनको रेगुलेट करना ज़रूरी था। दूसरा, ये चीज़ें हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा थ्रेट है। सम गेमिंग प्लेटफॉर्म वर बीइंग यूज फॉर टेरर फिनेंसिंग, इलीगल मैसेजिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चलाई जा रही हैं। इसे ई स्पोर्ट्स आप तैयार कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, तो पॉजिटिव डिजिटल इंगेजमेंट भी है, क्रिएटिव इनोवेशन भी है। तो ई स्पोर्ट्स तो सेक्टर तो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब की प्रोविज़न जो इस एक्ट में डाला गया है वो ध्यान से सुनना क्या है। उसमें सबसे पहले डिफ़ाइन किया है कि ऑनलाइन गेम्स क्या हैं। तो कोई भी वो गेम जो कि प्ले की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस में, और उसको मैनेज कोई सॉफ्टवेयर या कोई इंटरनेट कर रहा है, या कोई टेक्नोलॉजी कर रही है, या कोई उसको कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसको बोला जाता है ऑनलाइन गेम्स। समझ में आया। अब ऑनलाइन गेम्स की कैटेगराइजेशन क्या है, सबसे पहले समझते हैं। एक तो ई स्पोर्ट्स होता है, एक ऑनलाइन सोशल गेम्स है, एक ऑनलाइन मनी गेम्स है। ई स्पोर्ट का मतलब है कॉम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स, जहाँ पे कोई टीम, कोई इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में। इसको स्ट्रैटेजी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। एक बिजले बॉय बैम करके है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जिसने पोकेमॉन जियो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। ऑनलाइन सोशल गेम्स है ना, ऑनलाइन वर्ल्ड गेम है, कहूत है। ऑनलाइन मनी गेम्स हैं जो चांस, स्किल और फाइनेंशियल स्टेक्स के द्वारा की जाती हैं। ड्रीम 11 है, रमी है, पोकर है ना। ये आपको इसमें आपको पैसे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। इससे एक्सप्लॉयटेशन, पता है कितना डर है इससे पैसे जाने का। पर ये कैटेगरीज होती हैं, ये सारी की सारी ऑनलाइन सोशल गेम्स, ऑनलाइन मनी गेम्स, ई स्पोर्ट्स, सारे के सारे तरीके हैं जिससे कि आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो। अभी सभी इंडियंस पर अप्लाई है टू ऑनलाइन मनी गेम जो भी ऑफर कर रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और ऑपरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मिला है ऑनलाइन मनी गेम्स को। ऑनलाइन मनी गेम जिसको हम रियल मनी गेम्स कह रहे हैं, इसको साफ साफ इनकार किया गया, प्रोहिबिट करा गया है। एडवर्टीजमेंट, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर बैंक्स या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई है, वो सब मना कर दी गई है कि किसी भी तरीके से ऑनलाइन मनी गेम आप नहीं खेलोगे। अथॉरिटीज़ को एम्पावर करा गया है कि एक्सेस ही बंद कर दो आप। आईटी एक्ट के तहत बोला गया अनलॉफुल प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दो, इनके एक्सेस को ही। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्रमोशन करो ई स्पोर्ट्स का, यानी लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है वो गाइडलाइंस वगैरह दें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें ताकि एक तो प्रमोशन ई स्पोर्ट्स को तो करो लेकिन लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से करना है। और प्रमोशन करो सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स जो सेफ़ हों, एज अप्रोप्रिएट हों, ऐसा कंटेंट हो जो ठीक ठाक हो, एज के रिलेटेड हो। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर ये कह रहा है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी यानी नेशनल लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ताकि कैटेगराइज या रजिस्टर आप कर पाओ गेम्स को इफ़ अ गेम इज़ अ मनी गेम, और उसके ग्रीवेंसेस को आप डिस्कस भी कर पाओ। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी की बात करें तो ऑफेंसेस जो हैं इसके प्रोविजंस के अंडर कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। इसमें इम्प्रिजनमेंट, जेल कितने साल की मिलेगी, 3 साल की मिलेगी।
और फाइन कितना लगेगा, 1 करोड़ का मिलेगा। एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हो तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनीज़ हैं, उसके ऑफिसर्स हैं, वो अकाउंटेबल रह सकते हैं ना, सेफ गार्ड करें, इंडिपेंडेंट रहें। फिर इन्वेस्टिगेशन करना है इन्फोर्समेंट पावर्स की, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऑथराइज कर सकें, सर्च कर सकें, अरेस्ट विदाउट अ वारंट इन सर्टेन केसेस। और दूसरे नोटेबल इनिशिएटिव भी हैं काउंटर करने के लिए, द रिस्क ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 69A का IT एक्ट है जो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि एक्सेस को ब्लॉक कर दो, इलीगल वेबसाइट्स को। भारतीय न्याय संहिता ने तो पिनलाइज कर दिया है, साइबर क्राइम, बैटिंग, गैम्बलिंग अगर खेली गई तो अनलॉफुल है, साइबर क्राइम्स हैं ये। CPA यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बोला गया है। तो वाइल द एक्ट ऑफर बहुत सारे एडवांटेज हैं इस एक्ट के, लेकिन हमें ई स्पोर्ट्स को तो प्रमोट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारे सिटीजन सेफ गार्ड भी रहें, क्योंकि देखो पॉलिसी वॉलेटिलिटी का खतरा बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से आप पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी के परसेप्शन को ही बदल देते हो। इंडस्ट्री, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हिल सकती है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि ऑनलाइन मनी गेम्स को तो हमने प्रोहिबिट ही कर दिया है, वर्जित कर दिया है। तो कंक्लूजन में कह रहा है कि प्रमोशन करना है तो रेगुलेशन के साथ करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी था हमारे इंडिया के लैंडस्केप में हमारे सिटीजन्स को सेफ गार्ड करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी एक्सप्लॉयटेटिव क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस हो रही थी, उसको रोकने के लिए, हमारी कंट्री के क्रिएटिव इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इनोवेशन स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसे सोसाइटी के गुड के लिए किया जाए, ना कि उसके हार्म के लिए किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक अभी कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पे प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं। अब स्पोर्ट्स गवर्नेंस इंडिया में कैसे है, तो स्पोर्ट्स रेगुलेशन फॉल करता है जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट एज पर एंट्री 33 ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। एग्जिस्टिंग जो हमारी पॉलिसी है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स, कैबिनेट ने अप्रूव करा है NSP यानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को। इट्स स्ट्रक्चर्ड अराउंड 5 कोर पिलर्स पर ये बना है, ग्लोबल एक्सीलेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, मेकिंग स्पोर्ट्स को एक पीपल मूवमेंट की तरह बनाया है ताकि इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो की रेगुलेटरी बॉडी है ताकि स्पोर्ट्स एक अच्छा है ना तरीके से खेला जाए, किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें, कोई ऐसी गुड गवर्नेंस बेसिकली वहाँ भी अप्लाई करने के लिए करा गया। अब की रेगुलेटरी बॉडी में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। ये सारी की सारी की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का तो काम ही है फॉर्मुलेट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को करना, फंड करना, गाइडलाइंस बनाना। तो की हाइलाइट्स यहाँ पर क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी तैयार की गई है नेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा, पैरा ओलंपिक कमेटी बनाई गई है। ये सारी की सारी बॉडीज़ एफिलिएटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल बॉडीज़, ठीक है ना। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड क्या है, इट विल ग्रांट रिकॉग्निशन देगा ये स्पोर्ट्स बॉडी को, एफिलिएट यूनिट्स के साथ रजिस्टर करेगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी क्या है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉर्मुलेट करना, मिनिमम स्टैंडर्ड देना। रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक्ट के RTI एक्ट के तहत आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा अपने कॉम्पोजिशन को, अपॉइंट कैसे करना है मेंबर्स को। टू बी अपॉइंटेड टू NSP मतलब बंदे के अंदर स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स में, तभी इसमें अपॉइंट किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर। इवन नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल भी हमने खोला ताकि कोई भी अगर डिस्प्यूट स्पोर्ट्स रिलेटेड होता है, गेम रिलेटेड होता है, कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो वो ट्राइब्यूनल डील करेगा। ओवरसाइट ऑफ इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पैनल बिठाया है इलेक्टोरल ऑफिसर्स का ताकि वो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के इलेक्शंस को भी देखें, है ना, बहुत ज़रूरी था ये भी। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट करा है नेशनल बॉडीज़ से, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट की बात है वो प्रमोट करने की बात है। अब देखो भारत में कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई इतने टाइम बाद, उसका कारण है गाइस, उसका सबसे बड़ा कारण है एब्सेंस ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ।
यानी लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट एंड ऑफन आउटडेटेड रेगुलेशंस थे। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट बिल आज तक इनेक्ट ही नहीं हुआ था। पॉलिटिकल डोमिनेशन देखने को मिल रही थी बहुत ज़्यादा से। फीफा ने सस्पेंड कर दिया AIF को क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस था थर्ड पार्टीज़ का, हटा दिया फीफा वालों ने। ओवरलैपिंग रोल्स एंड ऑल थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं था, बहुत ऑर्गेनाइजिंग मतलब अच्छे से नहीं कर रखा था, कन्फ्यूजन, डिलेज थे, इनएडिक्वेट फंडिंग एंड ऑल। 40% से भी कम बजट हम एथलीट हमारे डेवलपमेंट पे हम लगा रहे थे। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सक्सेसफुली नहीं हो पाई क्योंकि कभी प्रैक्टिस पे ही नहीं आ पाई ठीक से। ओलंपिक 2036 की प्रिपरेशन कर रहे हैं भारत, आखिर भारत को ही तो होस्ट करना है 2036 में ओलंपिक्स, तो उसके लिए आज से ही काम करना पड़ेगा। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का काम है ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एथलीट सेंट्रिक स्पोर्ट्स को बनाना और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ चलाना। ऐसे ही देखो नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 है, उसको असेंट दिया गया प्रेसिडेंट द्वारा। प्रोहिबिट करा इसने डोपिंग को स्पोर्ट्स में, फ्रेमवर्क, टेस्टिंग वगैरह में। इट विल गिव इफेक्ट टू यूनेस्को का कन्वेंशन जो अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स है वो। और इन्होंने नाडा बनाया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बनाया ताकि रूल्स तैयार हो सकें, ताकि एक्टिविटीज़ दे सकें। और चेंजेस मेड फ्रॉम द अर्लियर एक्ट, जैसे अपील है, पैनल है ना, और पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अपील पैनल, ये सब बनाया गया है। प्रिस्क्राइब करना अपील प्रोसीजर्स को, है ना, एनी मेंबर ऑफ नाडा उसके ऑपरेशनल, यहाँ पर इंडिपेंडेंस भी होगी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका बिल के बारे में आता है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2025। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ताकि सर्टेन इनेक्टमेंट हो पाए। डीक्रिमिनलाइज करना है, रैशनलाइज करना ऑफेंसेस को टू फर्दर, ताकि ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्रिएट हो पाए। ईज़ ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस हम प्रमोट कर सकें, इसके लिए कराया गया है। अब बिल बिल्ड किस करा हो रहा है, ऑन द सक्सेस ऑफ जन विश्वास एक्ट 2023। इसने क्या करा है, 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करा है, 42 सेंट्रल एक्ट्स को करा है। बिल क्या कर रहा है, 16 सेंट्रल एक्ट्स को एड्रेस कर रहा है। बिल ने एग्जाम्पलीफाई भी करा है प्रोसेस रिफॉर्म्स के, कैसे रिप्लेस करना है ना, स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, जुडिशल बर्डन को कैसे करना है, कैसा ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है ताकि सिटीजन्स के लिए इन्वायरमेंट अच्छा हो जाए, इसीलिए जन विश्वास आ रहा है ये। तो इस बिल में क्या है, फीचर समझो। सबसे पहले फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रवेंशन, यानी 76 ऑफेंसेस के अंडर 10 डिफरेंट एक्ट के तहत ये बनाया गया है। तो बिल क्या दे रहा है, फर्स्ट टाइम वायलेशंस दैट विल ओनली अट्रैक्ट ऑन एडवाइजरी या वार्निंग देगा इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करेगा ये रैशनलाइज करेगा पेनल्टीज़ को प्रोपोर्शनेट तरीके से, ठीक है। उसके बाद एडजुडिकेट करेगा, मैकेनिज्म वगैरह ऐसे बनाएगा। ऑटोमेटिक रिवीजन होगा इसमें फाइन्स का, तो प्रोवाइड एन ऑटोमेटिक इंक्रीज 10% ये फ़ाइन में, पेनल्टी में हर 3 साल बाद करेंगे ताकि पेनल्टीज रिमेन इफेक्टिव, डेटरेंट बनी रहें, ठीक है। अब प्रोसेस रिफॉर्म क्या है, तो प्रोसेस रिफॉर्म डिस्क्राइब किया गया है नट्स एंड बॉल्स रिफॉर्म, चेंजिंग स्पेसिफिक रूल प्रोसीजर्स वगैरह। तो अनलाइक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे GST वगैरह हुए थे, यहाँ पर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है जिसके तहत एक अच्छा स्ट्रक्चर माइक्रो लेवल पे जाके टारगेट करके स्पेसिफिक सेक्टर्स का देखते हुए, और इसमें क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने तो बल्कि लिखा है 2020-21 में कि मेरिट हमें देखना है, रेगुलेशंस को सिंपल करना है, स्मूदर करना है। ओवर रेगुलेट कर दोगे तो फिर लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। अब इस तरह की रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि भैया हमें सस्टेन इकॉनमी चाहिए, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में हम आ गए हैं, हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, हमें अपनी व्हील को और अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, लिविंग, साइंस को हमें डे टू डे और अच्छा करना है, हमें जो भी सिटीजन्स को इरिटेट करता है वो सब चीज़ों को दूर करना है। न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लानी है ताकि साइंटिस्ट भी अच्छे से काम कर सकें। बॉटल नेक्स को ख़त्म करना है, बैरियर्स ख़त्म करने हैं, अननेसेसरी अप्रूवल्स, कम्बरसम वर्क हटाना है हमें। फिर हमें ना एक सेक्टोरल कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए था, जैसे अदर सर्विस प्रोवाइडर को लिबरलाइज करना, करप्शंस हटाने थे हमें। हम चाहते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाली चीज़ें तैयार करना, उस पर हम ज़्यादा चाह रहे हैं अभी। तो इसीलिए गाइडिंग प्रिंसिपल है जो हमारे प्रोसेस रिफॉर्म पे काम करेगा, वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी क्लियर कम्युनिकेशन करना है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करना है, क्लियरली डिफाइन करने हैं सारे गोल्स, अजाइल एंड रिस्पॉन्सिव प्रोसेसिव डिज़ाइन करने हैं,
कल्चर बनाना है, ऑनगोइंग प्रोसेस एंड रिव्यू करना है उसको, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाना है, कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव सारे करने हैं। अब केस स्टडीज़ क्या है सक्सेसफुल प्रोसेस रिफॉर्म के, तो देखो डायरेक्ट हमने बेनिफिट ट्रांसफ़र किया, डिजिटाइज कर दी सब्सिडी, और सारा कोई लीकेज हटाने के लिए हमने सीधा हम क्या करते हैं कस्टमर के अकाउंट में पैसे आते हैं, सक्सेसफुल रहा हमारा। ऐसे ही वॉलंटरी कंपनी लिक्विडेशन हुआ था, उसको हमने स्ट्रेंथन करा। गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उसको हमने स्ट्रेंथन करा। ये हम सब इसीलिए ला रहे हैं ताकि ना कस्टमर जो ये है, जो हमारा सिटीज़न है, वो आराम से रह सके। तो देखो इंडिया कॉन्टीन्यूसली चाहता है इनोवेशन करना अपनी इकॉनमी में, ठीक है, रिफॉर्म लाना। तो इस बिल का देखो, खाली ये बिल जो है एंड पॉइंट नहीं है, ये माइलस्टोन है अभी हमारी, बहुत गवर्नेंस को हमारे अच्छा करेगा, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, हमारा सिंप्लीफिकेशन बढ़ेगा, हम सिटीज़न सेंट्रिक गवर्नेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिव होना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, अडेप्टेबिलिटी को अपनाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और जन विश्वास बिल इसके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। न्यूज़ इन शॉर्ट्स की बात करें तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीच इज़ नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान से सुनना, कोर्ट ने साफ कहा कि सोशल मीडिया जो कॉमेडियंस है ना, अगर इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को एब्यूज़ करा, लाइक इनसेंसिटिव जोक मारे, कोई बंदा विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई ब्लाइंड है, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम, और आपने उल्टे फुल्टे जोक मारे ना, तो ध्यान रखना वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। कि जुडिशल ऑब्जर्वेशन ली गई कि कमर्शियल एंड प्रोहिबिटेड स्पीचेस रखी गई, नॉट प्रोटेक्टेड। फ्रीडम ऑफ स्पीचेस को कमर्शियल स्पीच के अंदर हमने कवर ही नहीं किया। हेट स्पीच या प्रोहिबिटेड स्पीच के लिए साफ बोला गया कि एक्सप्रेशन जो कि प्रमोट करें हेट्रेड, वायलेंस वगैरह को, वो हेट स्पीच का पार्ट है। कमर्शियल स्पीच का मतलब है कोई भी ऐसी एडवर्टाइजिंग या रिलेटेड फॉर्म्स जहाँ पर स्पीच इकोनॉमिक इंटेंट के तहत की जा रही है, वो भी फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। साफ साफ लीगल फ्रेमवर्क हमने ऑनलाइन कंटेंट को दे दिया है सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत, आईटी एक्ट के तहत, कि आपने कुछ भी ऐसी बात कही जो बड़ी सेंसिटिव है, आप आ जाओगे उसमें, आप इन एक्ट के तहत आ जाओगे। अकाउंटेबिलिटी है इन्फ्लुएंसर्स की भी, अब एक्ट रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, पेनल्टी एक्शन लगा दी है, सोशल मीडिया गाइडलाइंस दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब जजमेंट भी पास हो गई सुप्रीम कोर्ट की फ्री स्पीच को लेके। अमिश देवगन थे ना, 2020 में केस आया था, उन्होंने फ्री स्पीच और हेट स्पीच को डिफ्रेंशिएट करके बता दिया था कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करें। श्रेया सिंगल के केस में तो साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन एक्सप्रेशंस में हम कैन नॉट बी कर्टेल्ड इन एब्सेंस ऑफ इमिनेंट हार्म, नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। समझ आ रहा है। उसके बाद आते हैं रूल्स फॉर OCI कार्ड को और टाइटन किया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स की, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है सेक्शन 7D ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1959, OCI को रिवोक किया गया है। कब? अगर कोई व्यक्ति 2 साल जेल में पड़ा हुआ है, उसको OCI कार्ड से रिवोक कर दिया जाएगा। किसी के खिलाफ चार्जशीट है, 7 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, रिवोक कर लिया जाएगा। OCI कार्ड मिलता किन्हें हैं? फॉरेन नेशनल्स को जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद, या सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए 26 जनवरी 1950 के बाद, या टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन गए हैं, चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट चिल्ड्रन, माइनर, सबको मिलता है। स्पाउस को भी मिलता है, रजिस्टर्ड मैरिज है अगर किसी की तो। और इसे ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर कंट्री नोटिफाइड करेंगे, नॉट एलिजिबल। साफ तरीके से बोला है। OCI कार्ड 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत। तो ये कार्ड मर्ज किया गया था PIO में, आपको याद होगा। और OCI मिसकंस्ट्रक्टेड एज ड्यूअल सिटीजनशिप, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक डज नॉट, ये कहीं कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं देता है, कहीं आप सोचो उसको मिल के राइट टू वोट मिल जाएगा, नो। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन OCI रजिस्ट्रेशन क्या है? यानी कि अगर आपने चुनाव नहीं लड़ सकते ना, पॉलिटिकल राइट कोई नहीं मिलेगा इसके तहत। सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में आप काम नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी कंट्री के हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हो, फ्रेंडली रिलेशंस को बिगाड़ कर रहे हो, आपका कैंसिल हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं इनको OCI कार्ड होल्डर्स को? एक तो मल्टीपर्पज़ के लिए मल्टी एंट्री हो जाती है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा भारत में आने का मौका मिल जाता है ना, एनी लेंथ ऑफ स्टे हम कर सकते हैं भारत में। ये
इंटाइटल टू जनरल पैरिटी यहाँ पर मिल जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस को इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू दैम, इकोनॉमिक फाइनेंशियल फैसिलिटी मिल जाती है ना। बस खाली इनको ये नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड या प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं, बाकी एजुकेशन फाइनेंस इकोनॉमी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो धानकर जी वाइस प्रेसिडेंट थे, जो भी एक्स वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, ठीक है ना। तो अब कैसे होते हैं, 17 हमारे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है इलेक्शन डेट फ्रॉम द ड्यू फॉर दी 17 आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। देखो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि एक तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल के होने चाहिए या उससे ऊपर के, या और क्वालिफाइड होने चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है कि टर्म एंड वैकेंसी की दी हुई है एज पर आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए सर्व करता है। 68(2) में दिया हुआ है कि प्रॉम्प्ट एक्शन लेगा, इलेक्शन होगा इन केस ऑफ वैकेंसी। और इलेक्टोरल कॉलेज में इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं इलेक्टेड नॉमिनेटेड। प्रेजेंट स्ट्रेंथ 782 MPs हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। वोटिंग सिस्टम की बात की जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 324 वो काम करता है। इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट के तो नॉमिनेट करता है ये 20 प्रपोजर्स को, 20 सेकेंडर्स को। वोटिंग कैसे कंडक्ट होती है, पार्लियामेंट हाउस यूजिंग सेंट्रल स्पेशल ECI लाइट पेन्स के तहत। सुपरविजन करते हैं ECI, अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर्स को। अब यहाँ पर क्या है कि सेफगार्ड्स हैं फॉलोड इन इलेक्शन, तो नो पार्टी व्हिप अलाउड, वायलेशन और सिक्रेसी अलाउड नहीं होती है, अनऑथराइज्ड पेन का इस्तेमाल, ये सब बोला जाता है इलेक्शंस के टाइप में, कोई व्हिप नहीं है, कोई ब्राइबरी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अनऑथराइज पेन सिक्रेसी वायलेशन आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट एंड एड। ग्रांट एंड एड स्कीम किसको दी गई है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। स्कीम में आउटले है 2000 करोड़ का फॉर अ पीरियड ऑफ 2025 से लेकर 29 तक का। एलोकेशन है इसमें 500 करोड़ हर साल दिए जाएंगे। NCDC एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरह काम कर रही है। ग्रांट एंड एड एक ऐसी पेमेंट है नेचर ऑफ असिस्टेंट डोनेशंस एंड ऑल, दे आर गाइडेड बाय आर्टिकल 275, आर्टिकल 282 के तहत इसको बोला जा रहा है। अब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1963 में ये आई थी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के तहत, है ना, ताकि हम एक्सपेंड कर सकें कॉरपोरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस। ये मैनेज की जाती है गवर्निंग काउंसिल द्वारा। तो ये स्कीम बेसिकली क्या कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है नए प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देने के लिए, ताकि बिलियंस ऑफ फार्मर्स का फ़ायदा हो, इकोनॉमिक कंडीशन सुधरें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसीलिए 2000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट द्वारा डाले जा रहे हैं। तो गाइस इतना था हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक। कल से हम इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू करेंगे। कहीं कोई डाउट है प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए। हैव अ नाइस डे टू ऑल।